इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले के जमाने में जो लोग पढ़ते थे 12th क्लास, उन लोगों को इलेक्ट्रो डायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया जाता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या ऐसे बोल सकते हो बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जिस यूनिट का पार्ट है उस यूनिट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट्स से मिलाकर के बनाया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। लेकिन हमें वहां पे डिस्कस नहीं करना है, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो हम ये पूरी की पूरी यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे, उस यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा उसमें जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। चार्जेस आर एट रेस्ट। और जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है उसमें चार्जेस आर इन मोशन होते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में स्टडी करना है। चार्ज रेस्ट पर रहेगा और वो रेस्ट पर चार्ज कौन कौन से इफेक्ट्स अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है, सब सिर्फ और सिर्फ चार्ज का खेल है इस पूरे चैप्टर में। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टैटिक्स में रेस्ट पे रहेगा, डायनेमिक्स में मोशन में रहेगा। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ओनली। और जो चार्ज मोशन में होगा वो प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस both electric and magnetic effects। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों होगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब चीजों से रिलेटेड होगा। और जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। तो हम लोगों को जो स्टडी करना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पे होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, जो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, बिना नोट्स का कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम लोग भी जब स्टडी करते थे तो हम लोग प्रॉपर नोट्स बनाते थे और अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स ही काम आता है। किसी और की नोट्स की पीडीएफ या किसी भी इंस्टीट्यूट की पीडीएफ वो आपको क्विक रिवीजन के लिए काम तो आ जाएगा, लेकिन वो एक रैंक प्रोड्यूसर के लिए, एक जेई क्वालिफाई करने वाले बच्चों के, नीट टॉपर बनने के लिए बच्चों के लिए सफिशियंट नहीं है। तो आप अपना नोट्स बनाइए, अपने नोट्स को फॉलो कीजिए। जब रिवाइज कीजिएगा तो अपना नोट्स जब आप रिवाइज कीजिएगा तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। आई होप आई एम क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पहला टॉपिक होगा बच्चों वो होगा चार्ज के बारे में। तो हम हर एक चीज जानने की कोशिश करते हैं, चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है और वगैरह वगैरह सारी चीजें, सारी बातें। तो चलिए, चार्ज। चार्ज को बच्चों हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू हो या स्मॉल क्यू हो, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। और चार्ज का डेफिनेशन होगा द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट or material due to which it creates
और experiences electric and magnetic effects in the region surrounding it। ये इसका पूरा का पूरा डेफिनेशन है। The property of any object or material due to which it creates or experiences electric and magnetic effects in the region surrounding it। इसका मतलब ध्यान से समझिए कि जो इसमें हमने जो बात करा है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों के लिए बात कर ली, क्योंकि जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां भी चार्ज आएगा और उसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होगा। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है या किसी और चार्ज की वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट को की उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। ये जो चार्ज है बच्चों, इस चार्ज के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। इसका यूनिट होगा कूलॉम्ब। सिर्फ सी से हम डिनोट कर सकते हैं, और ये जो कूलॉम्ब है वो एसआई यूनिट है। इसका एक और यूनिट होता है और वो होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये सीजीएस यूनिट होता है बच्चों। और वन कूलॉम्ब इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU होता है। 1 कूलॉम्ब इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU। ये चार्ज की यूनिट हो गई। अब इसकी डायमेंशन देखें तो चार्ज का डायमेंशन होता है IT या फिर AT। I स्टैंड्स फॉर करंट, T स्टैंड्स फॉर टाइम। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, तो वहां से Q इज इक्वल टू IT लिख दिया। तो डायमेंशन इसका हो गया IT और AT। ये जो चार्ज है ये काफी कमाल की चीज है। अगर दो सिमिलर चार्जेस को पास में रख दिए तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, और दो ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के पास रख दिए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। जो सिमिलर चार्ज मैंने बोला उनको लाइक चार्जेस बोलते हैं, प्लस क्यू या माइनस क्यू पास में रखेंगे रिपेल कर देंगे। और जो ऑपोजिट चार्जेस मैंने बोला उनको अनलाइक चार्जेस बोलेंगे, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो चार्जेस दो तरीके के होते हैं। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप है प्लस क्यू, दूसरा टाइप है माइनस क्यू। जो प्लस क्यू है बच्चों, प्लस क्यू में हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हम यहां पे बोल देंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां बोल देंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में आप जानते ही हैं, मैं कहा लिखूं, यहां लिखता हूं। जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 into 10 to the power -19 कूलॉम्ब होता है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होगा उसको हम लिखेंगे +1.6 into 10 to the power -19 कूलॉम्ब। ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम। ये सब बातें आपको पहले से पता होगा, लिख लेना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम। मैं इसको मिटा रहा हूं। चार्ज के बारे में एक दो बातें और कर लेते हैं।
जो चार्ज है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि 4 कूलम इन ईस्ट या 4 कूलम इन वेस्ट। उसको डायरेक्शन से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं होता है। वो डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं रखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रहेगा। 4 कूलम, 10 कूलम, 20 किलो, इतने से इतना बात आप ध्यान रखेंगे। करंट किसी को लगता है तो क्या किसी डायरेक्शन में करंट लगता है? क्या आप बोल सकते हो कि किसी को करंट लगा है, 10 एम्पियर इन ईस्ट डायरेक्शन करंट लग गया, 10 एम्पियर इन वेस्ट डायरेक्शन करंट लगा हुआ है? नहीं, आप सिर्फ बोले हो कि करंट लग गया। तो करंट लग गया, तो करंट लगने का मतलब है करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये Q बाई टी आ गया। ये Q है चार्ज, T है टाइम। करंट लगने का मतलब है चार्ज ट्रांसफर हुआ पर यूनिट टाइम। जैसे अगर किसी को 10 एम्पियर करंट लग गया तो उसका मतलब है 10 कूलम चार्ज पास हुआ है उस आदमी से के शरीर से 1 सेकंड में। तो अगर किसी को 100 एम्पियर का करंट लग गया तो आप ये बोल सकते हो 100 कूलम चार्ज पास हुआ 1 सेकंड में। उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। और इसको ऐड करेंगे तो सिंपल अलजेब्राइक मेथड से ऐड होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन होता है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम बोल देंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ ये स्केलर क्वांटिटी है, ना तो इसके पास डायरेक्शन है और ना ही ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अभी आगे हम आपको बताएंगे इसकी प्रॉपर्टीज में कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल अलजेब्राइक मेथड से ऐड होता है। 2 + 2 = 4, इस तरीके से, राइट। एक और बात ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, अच्छी बात है। चार्ज ऑफ an object is independent of its mass। चार्ज को मास से कोई मतलब नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होगा। एक और बात, अगर कोई कह रहा है 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज का मतलब है -6 × 10⁻⁻18 प्लस का 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हमने माइनस लिखा हुआ, चार्ज माइनस होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है चार्ज के बारे में कि इफ charge is at rest, then हम बोलेंगे only electric effects होंगे। लेकिन if charge is in motion, तो यहां से 2 केसेस बनेंगे। अगर चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा? एक केस यहां बनेगा 1 नंबर, एक केस यहां बनेगा 2 नंबर। 1 नंबर में होगा कि चार्ज मोशन में तो होगा, लेकिन अगर उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर ऐसी बात है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि एक्सपीरियंसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। नीचे दिख रहा है कि नहीं? यस, दिख रहा है। और सेकेंड नंबर में यहां पे एक्सेलरेशन 0 कर दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी कर दिया। अब इस केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इफ
एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर वेरिएबल वेलोसिटी होगा। हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, या फिर मैग्नीट्यूड सेम रहा तो डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा होगा। तो उस केस में हम बोलेंगे एक्सपीरियंसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड magnetic effects and, और ध्यान रखिएगा, emit electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये आप थोड़ा सा पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। इतनी बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो चार्ज है वो अगर मूव कर रहा होगा एक्सेलरेशन 0 से, तो वहां पे हम बोलेंगे एक्सपीरियंसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अगर मूव कर रहा होगा एक्सेलरेशन नॉन 0 से, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन और वेरिएबल वेलोसिटी, तो उस केस में हम बोलेंगे एक्सपीरियंसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है। चार्ज के बारे में इतना काफी है। आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अग्रणी एडुसर में निशांत कुमार आप लोगों को हर एक टॉपिक काफी डीप में पढ़ाएंगे। आपके जेई हो, नीट हो, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, और यहाँ पढ़ने के बाद हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि मेरे कह देने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पढ़ के चले गए, उसको कॉपी किताब बंद कर दी। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा सोर्स होता है बैक ईयर पेपर। 10 साल का बैक ईयर लगाओ अच्छे से। आज टाइम नहीं है तो आज 2 साल का लगा लो, 2-4 दिन के बाद बाकी के 2 साल के लगा लो, एक ही साल के लगाओ। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। जब रिवीजन करने जाओ तो यहाँ जो नोट्स आप कर रहे हो उन नोट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एंड देन किसी और ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 18-17 के क्वेश्चन भी खराब नहीं है, उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इधर कोविड के बाद तो हर साल एक साल में 6-12 कितने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। नीट का तो एक ही होता है, जेईई मेंस के तो कई सारे सेशन में होते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए देन आपको एचसीवी की तरफ जाना है। थोड़ा टफ पड़ेगा एचसीवी का, थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। एचसीवी काफी इंपॉर्टेंट बुक है और आज तक एचसीवी का सब्स्टिट्यूट आया ही नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं डेटा चेंज करके, तो वो इंपॉर्टेंट है। एचसीवी को पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, समय लगेगा एचसीवी के क्वेश्चंस करने में, लेकिन उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, समय देख करके पढ़ना है। चलिए चार्ज के बारे में हम और पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी होगा चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव। जैसे अगर किसी सिस्टम में कोई ये डब्बा हुआ और इस डब्बे में हम 1, 2, 3, 4 चार्ज डाल दिए। ये है Q1, Q2, Q3, Q4। तो जो नेट चार्ज होगा Q नेट वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये Q1, Q2, Q3, Q4 में से अगर कोई नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, तो प्लस माइनस लगा दो। प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस Q4। ये हुआ, मैंने आपको बताया था सिंपल अलजेब्रा मेथड से ऐड होता है। तो चार्जेस आर एडिटिव, सिंपल ऐड कर देंगे। दूसरे नंबर में चार्जेस आर
क्वांटाइज्ड, इसका मतलब है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, where this Q is charge, N is integer और E is इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जानते हैं कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब ये जो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है ये क्या कह रहा है यहां पे समझते हैं। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब है चार्ज क्वांटाइज्ड है, यानी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। जैसे एक एग्जांपल होगा, चेक वेदर Q इज इक्वल टू प्लस 1.5 कूलम इज पॉसिबल और नॉट। ये चेक करना है, चलो चेक कर देते हैं। वीडियो को जरा पॉज करके आप चेक कीजिए, ऊपर वाला मिट गया है। मैं फिर से लिखूंगा इसको, चेक वेदर Q इज इक्वल टू प्लस का 1.5 कूलम चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। कुछ लोगों का पॉसिबल आया होगा, कुछ लोगों का नहीं आया होगा। ट्राई करते हैं। हमने अभी भी पढ़ा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पे चेक करो, हमें Q के जगह पे 1.5 कूलम चार्ज जो दिया है वो पुट करना है, और E के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो पुट करना है, और चेक करना है कि ये n की वैल्यू इंटीजर आ रहा है कि नहीं। अगर इंटीजर आया तो ठीक है, नहीं आया तो मामला गड़बड़ा है। तो चलिए, n इज इक्वल टू Q अपॉन E हुआ, Q के जगह पे 1.5 और E के जगह पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ भी कूलम, यहाँ भी कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हुआ और ये नॉट इंटीजर आया। देख रहे हो, ऊपर 1.5 है, नीचे 1.6 है, तो इंटीजर नहीं आया। तो Q इज इक्वल टू 1.5 कूलम, और यहां पे लिखना नॉट पॉसिबल। 1.5 कूलम पॉसिबल नहीं है। ये चार्जेस आर क्वांटाइज का बेसिक मतलब इतना था। चेक करने के लिए आपके स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह में आ सकते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड नंबर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप कंजर्वेशन का मतलब जानते हैं, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वैसे ही चार्ज के केस में भी होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हम ये चीज लिखेंगे ध्यान से कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम charge can charges are conserved, ये लिख सकते हो। और इसके बाद यहां पे लिख लेना चार्ज can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to
लेकिन ये ध्यान रखना आइसोलेटेड में ट्रांसफर होगा और कुछ नहीं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ना बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। तो आगे चल करके हम ट्रांसफर करेंगे, चार्जिंग देखेंगे ना, कंडक्शन का केस देखेंगे, उसमें हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कैसे होता है। अभी फिलहाल इतना मिटा रहे हैं, इतना काफी है चार्जेस की प्रॉपर्टीज में। और चाहो तो आप एक दो प्रॉपर्टीज और जो मैंने बताया वो लिख सकते हो। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, प्लस क्यू माइनस क्यू। और ये प्रॉपर्टी में ये भी लिख सकते हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। स्कूल एग्जामिनेशंस में अगर आएगा तो उतनी बातें आप लिख सकते हो। मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम देखते हैं चार्जिंग। टॉपिक है चार्जिंग। किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं वो देखना। चार्ज करने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर चार्ज आ जाए। तो मान लो ये मेरे पास मार्कर है, सिंपल। वैसे तो ये इंडक्टर है, लेकिन मान के चलो कंडक्टर है, इसको चार्ज करना है। तो बेसिकली होगा ये कि अगर इसके ऊपर या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से या तो इसके ऊपर कुछ चार्ज ले आके डाल दो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले आके डाल दो, या इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हटा लो। हम जो इलेक्ट्रॉन चार्जिंग की बात करेंगे उसमें हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चार्जिंग में कुछ मेथड्स चेक करेंगे हम, कितने मेथड से चार्ज इस पर से हटा सकते हैं, या फिर एक दो मेथड में कंडक्शन वगैरह में हम चेक करेंगे कि चार्ज डाला भी जा सकता है। कंडक्शन में बेसिकली किसी दो ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, एक न्यूट्रल है दूसरा चार्ज है। तो जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो उस केस में इन दोनों के ऊपर नेट चार्ज Q हो जाएगा, और जब हटाएंगे तो Q/2 हो जाएगा, अगर दोनों सेम मटेरियल के बने हैं तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चार्जिंग में पहला मेथड होता है थर्म आयोनिक मेथड। थर्म से क्लियर है, हीट से रिलेटेड। थर्म आयोनिक मेथड में हम हीट कर देंगे। तो सपोज ये कोई एक मेटल है मेरे पास, और मेटल पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इस मेटल को हम नीचे से यहाँ पे हीट कर देंगे। हीटिंग हो गया। तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, किसी भी मेटल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के एस्केप हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो जब एस्केप हो गया तो पहले ये था न्यूट्रल, अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये जो मेटल होगा, ये मेटल अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये हो गया चार्ज्ड। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, फिर चौथा निकलेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। थर्म आयनिक मेथड हो गया। सेकेंड नंबर में हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा होता है, सपोज हमारे पास एक मेटल है और मेटल पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और हम यहां से लाइट भेजेंगे। ये लाइट है, लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी काफी ज्यादा। आपको पता है ना, एनर्जी इज इक्वल टू H म्यू होता है। H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। तो जिसका म्यू काफी ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी काफी ज्यादा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस मेटल से बंधा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है इस मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाना, आजाद हो जाना चाहता है। हम सब आजाद हो जाना चाहते हैं, वैसे ये आजाद होना चाहता है। लेकिन इसका इस मेटल के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है,
उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने उसको एनर्जी सफिशिएंट प्रोवाइड कर दिया, ये जो बॉन्ड बना हुआ है इस इलेक्ट्रॉन और इस मेटल के बीच में, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकल जाएगा। तो वही जो लाइट आया हाई फ्रीक्वेंसी का, वो वही एक्सटर्नल एनर्जी का काम कर रहा है। वो एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन यहां से स्केप हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन स्केप हो जाएगा, अब ये मेटल हो गया पॉजिटिवली चार्ज। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ पे देखना थर्मोआयनिक इफेक्ट है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों में सेम हो रहा है। पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो थर्ड नंबर चेक करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड नंबर है कंडक्शन। कंडक्शन में ये होगा कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये न्यूट्रल है, ये कोई मेटल है न्यूट्रल है, और ये कोई दूसरा मेटल है और ये मेटल चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। हम इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे। जब इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो अब इस सिस्टम के ऊपर जो चार्ज होगा, उस सिस्टम के ऊपर चार्ज प्लस क्यू हो गया। ध्यान रखना, इसका जो रेडियस है आर, वही रेडियस आर इसका भी होना चाहिए और ये दोनों सेम मटेरियल का होना चाहिए। दोनों ऑब्जेक्ट्स का अगर रेडियस सेम है और दोनों ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के बने हुए हैं, जो डेंसिटी इसका होगा, ऐसे मान लो, जो डेंसिटी इसका होगा रो, वही डेंसिटी इसका भी होगा रो। रो सेम होने का मतलब है सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो अब जब इनको हम सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने पे ये चार्ज और ये चार्ज, यहां पे चार्ज होगा प्लस का Q/2 और यहां भी चार्ज होगा प्लस का Q/2। तो जो ऑब्जेक्ट पहले न्यूट्रल था उसके ऊपर Q/2 प्लस का चार्ज आ गया, तो अब ये चार्ज हो गया। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, कंडक्शन आपने देख लिया, अब इंडक्शन देखते हैं। एक यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, अगर स्टेटमेंट लिखना चाहो तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम रेडियस एंड आर मेड अप ऑफ सेम ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल्स, देन अगर उनको हम कांटेक्ट में लेके आते हैं तो कांटेक्ट से हटाने के बाद उन पर इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। स्टेटमेंट में ऐसा अपना बना करके लिख सकते हो। फोर्थ नंबर में इंडक्शन। इंडक्शन में ध्यान देना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये न्यूट्रल है, ऐसे, राइट। यहां पे इसके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के अगर हम आएंगे तो उसके बाद क्या होगा देखना। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास हम आएंगे, वैसे ही ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये रॉड इसके नजदीक है, प्लस 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 प्लस, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर देगा, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा। अब जब इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के बाद इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इंडक्शन में ये होता है। ऐसे हम कांटेक्ट में लेकर के नहीं आए हैं, रॉड अलग ही है और ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, कांटेक्ट में नहीं आया लेकिन फिर भी चार्जिंग हो गई। पहले न्यूट्रल थे, कोई चार्ज नहीं था, अब देखना प्लस और माइनस का चार्ज आ गया। यहाँ पे कंडक्शन हो रहा था, यहाँ पे कांटेक्ट में आ गए, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और यहाँ पे विदाउट कांटेक्ट है तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। इसको स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हो अपने तरीके से कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ब्रिंग नियर टू एनी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, then charges are induced on the neutral object
एंड दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज इंडक्शन. इसमें लिख सकते हो इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर ब्रिंग इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, if one object is neutral and another object is charged, then the neutral object will be charged, and this process of charging is known as conduction. I hope आपको क्लियर होगा. एक छोटा सा और टॉपिक इस वीडियो में देख लेते हैं, और वो है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. टॉपिक है कंडक्टर. सब्जेक्ट ये कोई सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई मेटल है, और मेटल के पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स. मेटल्स which have excess free electrons to move are known as conductors. ऐसे बोल सकते हो. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजिली बाहर यहाँ से एस्केप हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एस्केप भी हो सकते हैं और यहाँ पे सरफेस पे मूव भी कर सकते हैं. तो कंडक्टर के केस में ऐसा होता है. अगर कंडक्टर को कोई हम एक्सेस चार्ज देते हैं, एक्सेस चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर reside on outer surface only due to electrostatic repulsion. जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपने कुछ पॉजिटिव चार्जेस दे दिया, तो ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और प्लस प्लस चार्जेस हैं, प्लस प्लस चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके ये चार्जेस सरफेस पे आ जाएंगे. मिनिमम रिपल्शन चाहिए इनको, तो मिनिमम रिपल्शन सरफेस पे ही मिलेगा. अगर आपने अंदर डाल दिया तो अंदर वो सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस पे आ जाएंगे. चार्जेस मूव कर सकते इस केस में, तो वही चार्जेस यहां से मूव करके सरफेस पे आ जाएंगे, मूव करके सरफेस पे आ जाएंगे. इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा. इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, इस केस में ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. इंसुलेटर के केस में जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होगा, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स. और इस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड and not free to move. I hope आपको इतना क्लियर है. इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं. एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू इंसुलेटर reside in its वॉल्यूम. इसका मतलब क्या है वो समझेंगे. ये कोई इंसुलेटर है और इस इंसुलेटर में आपने यहाँ पे एक चार्ज प्लस डाल दिया, यहाँ पे एक चार्ज प्लस डाल दिया,
तो ये मूव तो कर नहीं सकते, ये बाउंडेड है, तो जहां पे आपने प्लस चार्ज रखा वहीं के वहीं बाउंडेड रह जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट फ्री टू मूव। इस केस में यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, कंडक्टर के केस में जो चार्जेस मूव करते हैं ना, या एनर्जी ट्रांसफर होता है, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इस मेटल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होगा। जैसे हमको करंट लग गया, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने किसी वायर को टच कर लिया, वायर को टच करके मुझे करंट लग गया, यानी कि मैं एक कंडक्टर हूं और मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही करंट का झटका मुझे लगा, उसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए, मूव कर गए, उस कंडक्टर यानी कि उस वायर से मेरे अंदर फ्लो करेंगे, मेरे थ्रू होते हुए अर्थ में चलेंगे, तो मुझसे इलेक्ट्रॉन पास होने लगेगा। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वायर से मेरे अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और एनर्जी का ट्रांसफर किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज की वजह से, चार्ज की मूवमेंट की वजह से। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है। मैं इसको मिटा रहा हूं और कंडक्टर के अंदर ही लिखना है एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस केस में वो नहीं हो सकता, चार्ज मूव भी नहीं कर सकता, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। एक और टॉपिक आपने सुना होगा, सेमीकंडक्टर। वो सारे मटेरियल्स जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, मटेरियल्स बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर का इस एग्जांपल है कार्बन, सिलिकॉन, एंटीमनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, 12th क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे उसको मॉडर्न फिजिक्स में। अभी फिलहाल इतने रहेंगे कि वो सारे मटेरियल्स जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पूरी यूनिट में कहीं भी आपको इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट से ही क्वेश्चन आएगा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हैं। ये पूरा लेक्चर नोट कर ले, नोट्स बना ले। मैंने जो भी नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं जेईई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नीट के बच्चे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से पढ़ के आप टॉपर भी बन सकते हैं अगर आपने सही तरीके से समझ करके पढ़ाई किया तो। सेम विद जेईई मेंस एंड एडवांस ऑल्सो। मैं यहाँ पे सारी कॉन्सेप्ट वैसे डिलीवर करूंगा जैसे जेईई एडवांस में टॉपर बनने के लिए काफी होता है। क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये लेक्चर थ्योरेटिकल था तो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलॉम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे और वहां से बहुत बढ़िया बढ़िया ए टू जेड जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे। इतना काफी है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।